गाइज आप सब कैसे हैं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं वो छोटे एग्जाम से लेकर यानी बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। यानी इतिहास से क्वेश्चन छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। लेकिन हम यहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीएससी को लेकर टारगेट लेकर पढ़ाएंगे। तो छोटे लेवल की जो एग्जाम है वो ऑलरेडी आपकी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको नोट्स भी कर लीजिएगा, यानी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम ये देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। इससे पहले हम देखते हैं अपने भारत का इतिहास। तो जो हमारा भारत का इतिहास होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी 3 भागों में क्या है, विभाजित है। और 3 पार्ट में या 3 भागों में कैसे विभाजित है, तो जो पहले भाग में आता है उसे प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। दूसरे भाग में जो आता है उसे मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। और तीसरे भाग में जो आता है उसे आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। तो पहला जो भाग है इसका उसे किस नाम से जानेंगे, तो पहला एंशियंट है ना, दूसरा मिडाइवल, तीसरा आधुनिक या मॉडर्न, है ना। तो ये 3 पार्ट में हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं उन्हीं पार्ट को यहाँ पे जो है तो देखा जाएगा। तो जो पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में वो होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में कैसे अध्ययन करना है। तो चलिए आधुनिक भारत के इतिहास को हम 2 भागों में विभाजित किए हैं या 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपके सन 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक। दूसरा जो पार्ट आता है आपका 1857 की क्रांति से लेकर 1947 भारत की आज़ादी तक। तो ये 2 पार्ट जो होते हैं इसे हम पढ़ेंगे। ये जो है तो आपको मतलब आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हम बैकग्राउंड क्लियर करेंगे कि आप लोगों को बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि आखिर कैसे जो है तो हम चीज़ों को जो है तो कवर करेंगे। तो क्या हुआ कि जब आप मध्यकालीन से पहले आप जो है तो प्राचीन काल में जाते हैं, और प्राचीन काल में जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि हमारा जो मानव है, जो हम मानव थे, पहले हम बंदरों के रूप में हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे हमारा विकास होता है। होमो सैपियन का नाम सुने होंगे। और फिर मानव क्या करता है, अपने पेट के लिए वो क्या करता है, जानवरों पर या पेड़ पौधों पर यानी जंगल पर क्या होता है, निर्भर होता है। वो जानवरों का शिकार करता है। फिर धीरे धीरे वो उसका विकास होता है। फिर वो खेती वगैरह करने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका और विकास होता है और खेती करते हुए वो एक जगह रहने लगता है, नदियों के किनारे रहने लगता है। और नदियों के किनारे रहने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है और विकास होने पर वहाँ पे नगर बसते हैं। और जो भारत में पहली नगरीय सभ्यता होती है उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और वो सभ्यता के बाद जब उसका विकास हुआ यानी नगरीय सभ्यता बनी, इसके बाद उसका पतन हुआ। और पतन होने के बाद आगे जाकर आर्यों का आगमन होता है। ऐसा माना जाता है ज्यादातर कि जो आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी मध्य एशिया से आते हैं। और फिर यहाँ पे आर्यों के बारे में हमें जानकारी जहाँ से मिलती है उस किताब का नाम होता है वैदिक या वेद नाम होता है। 4 वेद होते हैं, उन्हीं वेदों में से हमें जानकारी जो मिलती है आर्यों के बारे में, इसलिए उसे वैदिक काल कहते हैं। फिर जब आर्यों के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो वैदिक काल है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उसमें ऋग वैदिक काल में जो कंडीशन थी, जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार की अलग थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व आते आते लोहे की खोज हो जाती है। और वहाँ पे जो सामाजिक है, राजनैतिक है, सभी प्रकार की जो कंडीशन है वो अलग हो जाती है। और इसीलिए हम इसे जो है तो अलग अलग पार्ट में यानी 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो आगे अब देखेंगे कि जो आर्यों का आगमन होता है, फिर वैदिक काल के नाम से पढ़ते हैं। आगे जाकर जो है तो 16 महाजनपदों का, और साथ ही साथ जो है 16 महाजनपद में जो मगध साम्राज्य है वो सबसे आगे उभर कर आता है। और फिर मगध साम्राज्य के बारे में, फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में, ये सब पढ़ते हुए हम एंशियंट को कवर करते हैं। एंशियंट में क्या हुआ कि 712 का जब समय आता है, 712 में एक घटना होती है कि यहाँ पे विदेशियों का आक्रमण होने लगता है। 712 में भारत में मुस्लिम आक्रमण होते हैं बच्चों। तो 712 में मुस्लिमों का आक्रमण होता है, जिसमें सबसे पहला आक्रमण किनका होता है, तो अरबों का होता है।
अरबों का आक्रमण होता है 712 में, तो आप देखेंगे कि कुछ घटनाएं हैं जिनके कारण होता है। यहाँ पे जो सिंध का इलाका है, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे राजा दाहिर हुआ करते थे। राजा कौन हुआ करते थे? दाहिर हुआ करते थे। राजा दाहिर की बात करें तो ये एक हिंदू शासक हुआ करते थे, है ना। हिंदू शासक हुआ करते थे और साथ ही साथ ये यहाँ पे शासन किया करते थे। लेकिन वहाँ अरब के लोग जो है तो सिलोन, जिसे सिंघाल प्रदेश या श्रीलंका आज वर्तमान में कहते हैं, वहाँ से उनकी रथ जा रही थी अरब की ओर। लेकिन इन्हीं अरब मतलब कि ना पहुँचकर यहीं पे सिंध के इलाके में ही उनके जहाज को लूट लिया जाता है, जिसके कारण जो अरब के लोग हैं वो कहते हैं कि दाहिर तुम्हारी गलती है, और मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है और दाहिर को मारने के बाद यहाँ पे जजिया कर लगाता है। जजिया कर ऐसा कर है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर होता है। लेकिन ये 5 लोगों पर कर नहीं लगाता है, बूढ़े और बच्चे हो गए, ब्राह्मण हो गए, विकलांग और महिलाएं, है ना। तो इन पर नहीं लगाता है, क्योंकि बच्चे जो है तो अपना पेट पालते हुए तो वैसे भी कमाने नहीं जाते हैं, बूढ़े तो वैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ में रहते हैं, और विकलांग तो वैसे भी अपना ही जो है तो जीवन यापन नहीं कर पाते अच्छे से, और महिलाएं भी घर के कामों में बिजी रहती, इसलिए इन 5 पर नहीं लगाता है, बाकी सभी पर लगा देता है। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्कों में आप महमूद गजनबी को पढ़ेंगे। महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। इसके बाद महमूद गजनबी के बाद ये यहाँ पे आता, महमूद गजनबी जो है तो यहाँ पे 17 बार आक्रमण करता है और यहाँ पे मंदिरों को लूटता है। इसके बाद महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। ये 5 बार आक्रमण करता है। यहाँ पे आप देखिए पढ़ते हैं तराइन का युद्ध, ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है तराइन के मैदान में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और इस प्रकार करके जो गौरी होता है जीतता है। फिर आगे जाकर 1194 में जो है तो गौरी चंदावर का युद्ध लड़ता है और जयचंद्र को मारता है। इसके बाद जो गौरी है वो वापस चला जाता है और यहाँ पे जो है तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, या दिल्ली सल्तनत भारत में जो है तो शासन करते हैं, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत जो इसका समय है वो 1206 से लेकर 1226 तक रहता है। इब्राहिम लोदी जब बाबर आता है, इब्राहिम लोदी के पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है, तब तक जो है दिल्ली सल्तनत जो है तो शासन करता है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बाद आप देखेंगे मुगल सल्तनत, बाबर आता है, और बाबर आने के बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में आप गुलाम वंश को पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, है ना, गुलाम वंश में, यही गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। फिर आप खिलजी वंश को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार खिलजी वंश के बाद आप पढ़ेंगे जो तुगलक होते हैं उनको पढ़ेंगे, फिर सैयद पढ़ेंगे, फिर लोधी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार करके 5 वंश जो है तो दिल्ली सल्तनत में रूल करते हैं, शासन करते हैं। इसके बाद जो इब्राहिम लोधी होते हैं, लोधी वंश के अंतिम शासक, उनको बाबर जो है तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है और 1526 में ही। इसके बाद जो है तो मुगल या सल्तनत की स्थापना करता है। मुगल सल्तनत की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। इसके बाद बाबर जो है तो यहाँ से मतलब बाबर जो है तो यहाँ से चला जाता है, एक तरह से उसकी मौत हो जाती है माने तो। कैसे कि आपको ये पता है कि जो पानीपत का युद्ध होता है 1526 में होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें इब्राहिम लोधी हारता है। फिर बाबर दूसरा युद्ध लड़ता है 1527 में, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, जो महाराणा प्रताप के क्या थे, एक तरह से उनके राणा मतलब महाराणा प्रताप उनके पौत्र थे, है ना। फिर इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। फिर इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है और 1530 में बाबर की मौत हो जाती है, यानी भगवान के पास चला जाता है। तो बाबर क्या कर रहा है कि बाबर की युद्धों को हम लोग पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया और मर गया की चीज़ों से याद करते हैं। तो बाबर जब यहाँ पे जो है तो किसका स्थापना करता है, मुगल सल्तनत का, है ना। और बाबर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, बाबर अपना आत्मकथा लिखा था जिसका नाम होता है बाबरनामा, है ना। इस के बारे में पढ़ेंगे तो ये बाबर जो है तो कहता है कि हम पहली बार जो आक्रमण किए थे 1519 में किया था इसने, राजस्थान में एक जगह है भेरा, वहाँ पे कि राजा हुआ करते थे, वहाँ पे लूटा था इसने। और जो बाबर की कब्र है वो आगरा में है और काबुल में भी है। पहले क्या हुआ कि जब
बाबर मरा तो हुमायूं ने इसको कहाँ दफनाया, तो आगरा में दफनाया। लेकिन बाद में आगे जाकर पता चला कि जो बाबर की आखिरी ख्वाहिश थी कि हमें कहाँ दफनाया जाए, काबुल से आया था ना, इसीलिए इसकी आखिरी ख्वाहिश जो कहाँ की थी कि हमें कहाँ दफनाया जाए, तो काबुल में दफनाया जाए। इसीलिए इसको काबुल में मतलब दफनाया गया बाद में जाकर, और इसकी जो लैंग्वेज थी वो फारसी थी। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं बैठता है, हुमायूं के दो पार्ट में, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आता है। इसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु जो है तो 1707 में होती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है तो मुगलों का पतन होने लगता है, और यहीं से आपका आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि जब मुगल सल्तनत में औरंगजेब यहाँ पे रहता है, आता है मुगल सल्तनत में औरंगजेब, तो औरंगजेब के समय इतना जो ये आप मैप देख रहे हैं यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप आप जो देख रहे हैं, यही मुगल सल्तनत जब औरंगजेब की 1707 में मौत हो रही है, उस समय ये मुगल सल्तनत यहाँ तक फैला था। लेकिन धीरे धीरे ये जो मुगल सल्तनत है वो अब डिक्लाइन की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। और यहाँ पे ये इतना बड़ा जो साम्राज्य फैला हुआ है, ये धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप को आजाद करने लगेंगे यहाँ के स्थानीय शासक। धीरे धीरे ये आजाद होने लगेगा, सब लोग अपने आप पर आजाद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब जब बड़ी पावर डिक्लाइन की ओर जाती है, पतन की ओर जाती है, तो क्या होता है, छोटी छोटी पावरें जो है तो अपने आप को क्या करने लगती हैं, आजाद करने लगती हैं। और यही हुआ कि जो मुगल बाद में, औरंगजेब के बाद जो मुगल आते हैं, वो कमजोर थे, वो शासन को चला नहीं पाते थे, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। और इसके बाद जो है तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, मुगलों के पतन के बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी हो रहा है इधर। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो मुगलों का पतन, और साथ ही साथ जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई उनके बारे में। तो यूरोपीय कंपनियों में आप देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उसमें सबसे पहली जो कंपनी होती है वो कौन होती है, तो पुर्तगीज या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। दूसरी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तीसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। चौथी कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। और पांचवी जो कंपनी आती है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। छठवीं जो कंपनी आती है वो स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तो इस प्रकार करके ये जो कंपनी है, इनका मुगलों के पतन के साथ साथ इनका आगमन भी भारत में हो रहा है। तो आप जब देख रहे हैं कि इधर भारत में दो घटनाएं हो रही हैं। क्या घटनाएं हो रही हैं? भारत के उत्तर पश्चिमी में इलाके में पानीपत का युद्ध हो रहा है। कब हो रहा है? 1526 में। और 1498 में जो वास्को डी गामा है, वो भारत की जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज भी कर रहा है। तो साथ ही साथ हम मुगलों को भी यहीं पे कंप्लीट करते हुए, और साथ ही साथ जो यूरोपीय कंपनी है उनके बारे में भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। तो ये कुछ रहे, इनको लिख लीजिएगा। अब हम जो पहली कंपनी है आपकी पुर्तगीज या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बात ये थी कि एक घटना होती है। क्या घटना होती है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे कि बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, भारत में। भारत के बगल में क्या पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बगल में ईरान। ईरान के बगल में इराक। इराक के बगल में सीरिया पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का मैप है, ये हम यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार करके क्या हो रहा है, ये उस समय का मैप है, अभी वर्तमान का नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सीरिया पड़ता है ना, सीरिया में, फिर सीरिया के बाद टर्की पड़ता है और यूरोप पड़ता है। तो टर्की में एक जगह था जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है ना। आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं आप लोग। यहाँ से भारत आने का जो स्थलीय मार्ग हुआ करता था वो रहा, कि मतलब सब लोग क्या कर रहे थे, इसी मार्ग से होकर यूरोप के लोग यहाँ पे भारत आया करते थे। लेकिन जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वहाँ पे उस समय क्या हो रहा था कि वहाँ पे बेजंताइनी साम्राज्य जो है तो रहा करती थी। लेकिन समय आता है 1453 का, और 1453 में यहाँ पे जो बेजंताइनी साम्राज्य है उनको हरा देती हैं ऑटोमन्स। ऑटोमन्स हराने के बाद यहाँ पे नियंत्रण कर लेती हैं, और नियंत्रण कर लेते हैं तो इसीलिए वो रास्ते पर भी नियंत्रित करते हैं। क्योंकि जो ये एक तरह से कहा जाए, ऑटोमन्स जो थे वो मुस्लिम हुआ करते थे, और ये जो यूरोप के लोग हुआ करते थे वो ईसाई धर्म को मानते थे, है ना। इसीलिए इन दोनों का जो आंकड़ा था,
तो 36 का आंकड़ा हुआ करता था, यानी ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और इसीलिए ऑटोमन्स ने, जो यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय व्यापारी हैं, उनको क्या किए, पहले यहाँ से रास्ता हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पे आप टर्की को देख रहे हैं, तो भारत आने का यहाँ से सीधे ऐसे करके रास्ता हुआ करता था, लोग आया करते थे। लेकिन टर्की यहाँ पे इसको रोक देता है, कहता है कि अब ये देख लीजिए यहाँ पे यूरोप है, तो ये कहता है कि हम इस रास्ते का उपयोग नहीं करने देंगे। अगर करना भी है तो आपको भारी टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको भारी पे करना पड़ेगा, भारी टैक्स देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम आपकी सुरक्षा का भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भारी टैक्स भी ले रहा है। और जो है तो सुरक्षा का भी कोई वो नहीं है कि आप टैक्स दे दिए और जाने के उधर चले जाइए, कोई आपका सामान लूट लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कहते हैं। इसीलिए जो यूरोप के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें जो है तो क्या करना चाहिए, अलग रास्ते की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भारी टैक्स है और हमारी जान का सुरक्षा भी नहीं है ना। जैसे कि आज आप लोग क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आप लोग जो है तो जॉब करते हैं, उसमें बीमा वगैरह बनवाते हैं, गाड़ी का बीमा होता है, जमीन का बीमा होता है, आपके इस जीवन का बीमा होता है। उसी प्रकार से ये तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुरक्षा नहीं है, कोई बीमा नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें अतिरिक्त मार्ग खोजने चाहिए। तो यूरोप में क्या हुआ, जो ये यूरोप देख रहे हैं ना, तो उस समय यूरोप में दो बड़े देश हुआ करते थे। यूरोप क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। जैसे हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत रहता है, हमारा जो चाइना है वो भी रहता है, पाकिस्तान भी रहता है। तो उसी प्रकार यूरोप में दो देश हुआ करती थी। जो पहला देश हुआ करता था उसका नाम था स्पेन, और दूसरा जो देश हुआ करता था, ये दो देश कैसे थे, पावरफुल थे, है ना। तो पावरफुल थे ये दो देश, ये यहाँ पे रहा करते थे यूरोप में। इसीलिए जो स्पेन है और जो पुर्तगाली है, ये दोनों देश क्या थे, पावरफुल थे। तो इन दोनों को सौंपा गया, क्योंकि देखिए जो पावरफुल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में क्या होता है, कुछ भी कार्य होता है जो बड़े वजनों का चीज होता है, वो आपको ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है उठाने के लिए भार, जो उसको सहन कर पाए। इसीलिए यूरोप के जो पावरफुल जो देश थे, उनको ये सौंपा गया कि आप क्या करें, मार्ग ढूंढे भारत जाने का। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये भारत आने के लिए इतना क्यों जो है तो तड़प रही है। तो कारण ये है कि यूरोप ऐसा, जो यहाँ पे यूरोप का जो आप देखिए लोकेशन देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना। और ये लोग जब ठंडी पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, मांस वगैरह खाया करते हैं, और मांस में मसाला लगाया करते हैं। तो इसीलिए ये गरम मसाले कहाँ मिलते हैं, गरम मसाले लगाया करते हैं, नहीं तो मांस खराब हो जाती है, जो मांस होती है वो सारी चीजें। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि गरम मसाले जो है तो गरम देशों में मिलता है, और ये इंडिया जैसे, इंडोनेशिया जैसे, जावा सुमात्रा जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये इधर है। तो इसीलिए ये इस मसाले के लिए क्या करते हैं, मार्ग खोजते हैं। क्योंकि अब जीने मरने की जब बात आती है तो लोग कुछ भी करना चाहते हैं, है ना। जब लगता है कि अब हम मरने वाले हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे जब मरने वाले हैं तो कुछ करके देखें, फिर मरे, है ना, वो सारी चीजें। इसीलिए ये मसाले की खोज के लिए क्या करते हैं, भारत की रास्ते की खोज करने लगते हैं। और ये दो देश जो पावरफुल थे उस समय, उनको बोला गया कि आप करिए। तो सबसे पहला नंबर ये आया कि जो स्पेन है, उसको बोला गया कि तुम खोजो। तो स्पेन ने क्या किया, स्पेन ने मतलब ये एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है कोलंबस, और उसको सहायता देता है। ये इटली का यात्री था, ठीक है, रोमन, जिसे आज मतलब वो सारी चीजें आप देखते होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो स्पेन था, यहाँ से इसकी सहायता से, स्पेन की सहायता से एक व्यक्ति निकलता है, एक यात्री निकलता है, जिसका नाम होता है कोलंबस, ठीक है। तो ये कोलंबस क्या करता है, निकलता है स्पेन से, और ये 1492 में अटलांटिक महासागर से क्या पार करके अमेरिका की यात्रा करता है, या कहें तो अमेरिका जाने का एक अतिरिक्त मार्ग खोजता है। तो जो कोलंबस होता है वो क्या करता है, आप पढ़ते भी हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। तो अमेरिका की खोज ये नहीं की है, ये रास्ते की खोज। आखिर ये खोज क्या कर रहा था, भारत की खोज कर रहा था, लेकिन ये कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, यानी अमेरिका की खोज कर डाली। तो अमेरिका जाने का ये रास्ता खोजा कौन, कोलंबस ने। कोलंबस जब अमेरिका के रास्ते की खोज किया, तो उसको लगा कि ये जो यहाँ के हमने जो भूभाग खोजा है, ये कौन सा भूभाग है, ये भारत है, इंडिया है। तो इसने सोचा कि यहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के स्थानीय लोगों को देखा, अमेरिका के स्थानीय लोग भी थे वहां पे, तो उनको बोला रेड इंडियन, क्योंकि उसको लगा कि हम क्या कर लिए हैं, हम भारत की खोज कर लिए हैं। लेकिन ये आगे जाकर क्या हुआ कि एक व्यक्ति आए, दूसरे व्यक्ति आए आगे जाकर, जो वो भी खोज करता हुआ करते थे, जो जानकार हुआ करते थे, और उनका नाम था अमेरिकी गो
अमेरिकी गो है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अमेरिकी गो, जो वैसे कुछ ही है उनको ये आए और यहाँ पे आने के बाद, इस भूभाग में पहुंचने के बाद इनको एहसास हुआ, इनको अनुभव हुआ और इनको पता चला कि ये अमेरिका है, या जो ये भूभाग है ये भारत नहीं है ना। और ऐसा माना जाता है, किताबों में आप ज्यादातर देखेंगे कि इन्हीं के नाम पर क्या किया गया, अमेरिका का नाम रखा गया है ना, क्योंकि अमेरिकी गो इनका नाम था और इन्हीं के नाम पर इस भूभाग को क्या नाम दिया गया, अमेरिका नाम दिया गया। तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि ये अमेरिका नहीं है ना, ये अमेरिका नहीं है, हम किसी दूसरे जो है तो हाईलैंड पर आ गए हैं, दूसरे भूभाग पर आ गए हैं। और इसीलिए ये जो है तो क्या कर दिए, ये बोले कि ये अमेरिका नहीं है ना। आप कोलंबस आप झूठ बोल रहे हैं। और इसीलिए अब बारी किसकी आती है, पुर्तगीजों की या पुर्तगालियों की बारी आती है। पुर्तगाली भी क्या करते हैं, अब उनकी बारी है। तो 1498 में पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल से एक यात्री निकलता है जिसका नाम होता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा क्या करता है, पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल से निकलता है 1497 में, और ये पुर्तगाल के लिस्बन से 4 जहाजों के साथ अपनी यात्रा को शुरू करता है। यानी ये किस लिए निकल रहा है, भारत की खोज करने के लिए, ठीक है, भारत की खोज करने के लिए। तो ये क्या करता है, भारत की खोज करते करते ये आता है, ऐसे आ रहा है, और आने के बाद ये पहुंचता है इंडियन ओशन पर, यानी हिंद महासागर पर। और वहां पे जाने के बाद एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है अब्दुल मसीद। ये गुजरात का व्यापारी हुआ करता था, और व्यापारी हमेशा समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। इसीलिए ये इस स्थान मतलब इसके पास पहुंचता है और इससे पूछता है कि तुमने इंडिया को देखा है। तो ये कहता है हाँ हम इंडिया को देखे हैं। तो कहता है कि चलो हमको ले चलो इंडिया। तो इसीलिए इसकी सहायता से, जो अब्दुल मसीद की सहायता से, ये वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। और भारत में कहाँ पहुंचता है, तो कालीकट पहुंचता है। और कालीकट पहुंचता है तो वहां का स्थानीय जो शासक था, लोकल रूलर था, उसका नाम था जमोरिन। और जमोरिन जो है तो इसका मतलब इसका स्वागत करता है। किसका स्वागत करता है, वास्को डिगामा का। क्यों करता है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव का जो तो यहाँ पे सिद्धांत है ना। जो अतिथि होते हैं उनका जो है तो क्या किया जाता है, यहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से वास्को डिगामा, ये लिस्बन है, ये पुर्तगाल है, ये देखिए ये देश है पुर्तगाल, और यहाँ से होते हुए ये ऐसे आया था, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहुंचता है, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जब आता है ये सारी चीजें, अब देखिएगा ये ऐसे आता है। ऐसे आने के बाद ये यहाँ इंडिया, ये हमारा इंडिया है, उस समय का इंडिया है, ये इतना इतना इंडिया हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो ये इंडिया आता है, ये देख लीजिए, ये मैप है आपका इंडिया का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये इंडिया का मैप है। और यहाँ पे आने के बाद ये कालीकट पहुंचता है। कालीकट के राजा जो जमोरिन होते हैं, उनकी स्वागत मतलब इसका स्वागत करते हैं। और ये यहाँ पे क्या करता है कि बहुत सारा सामान वगैरह लेता है, मसाले वगैरह लेता है, और फिर वापस चला जाता है, बिक्री करने के लिए वहां पे ले जाता है, और वहां पे मुनाफा होता है। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो जो पुर्तगाली हैं, उन्होंने भारत आने का एक समुद्र मार्ग खोजा था, यानी समुद्री मार्ग खोजा था, ठीक है। पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत आने वाले यूरोप के पहले विदेशी यात्री थी, और अंतिम में भारत से जाते हैं, ठीक है। अंतिम में जाते हैं, है ना। कब जाते हैं, 1961 में जाते हैं, ठीक है। तो 1961 में क्या करते हैं, ये भारत से जाते हैं, है ना। कौन जाते हैं, पुर्तगीज, ठीक है। तो ये आज का सेशन रहा। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं आप लोगों को। क्या रिवीजन कराते हैं, जितना पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए तो सभी लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हमारा जो भारत की इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट में कौन कौन सा, पहला है प्राचीन, दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका मध्यकालीन, और तीसरा कौन सा है, आधुनिक, ठीक है। तो ये हमारा जो कहें तो क्या है, जो भारत का इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला प्राचीन, और दूसरा कौन सा, दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक। तो हम किस पर ज्यादा फोकस करेंगे, आधुनिक पर, ठीक है। आधुनिक पर, आधुनिक पर क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले मानव क्या करता था, खाता था पीता था, उसका विकास हुआ, फिर धीरे धीरे वो नगरों में रहने लगा, नगरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आगे धीरे धीरे उसका पतन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों को कहाँ से जानते हैं, वैदिक काल से, इसीलिए उस वेदों से, और इसीलिए वैदिक काल। फिर धीरे धीरे 16 महाजनपदों का विकास होता है, 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है ना, वो सारी चीजें होती है। फिर इसके बाद मौर्य आप पढ़ते हैं मगध सम्राट, फिर मौर्य सम्राट, है ना। इस प्रकार करके क्या होता है, आपके एंशियंट कंप्लीट होता है। मिडाइवल में क्या होता है, 712 आप देखेंगे कि 712 का समय आता है।
और 712 का समय आता है, मतलब कि 712 में क्या हुआ, एक घटना होती है। 712 में अरबों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? अरबों का। अरबों में किसका? जो आपका मोहम्मद बिन कासिम होता है, वो कहां पर आक्रमण करता है? आपके दाहिर, यानी जो सिंध का राजा था दाहिर, वहां पे आक्रमण करता है। वहां पे क्या करता है? आक्रमण करने के बाद जजिया करा लगाता है। ठीक है, फिर इसके बाद किसका आक्रमण होता है? दूसरा तुर्कों का आक्रमण होता है। किसका होता है? तुर्कों का। ठीक है, तो दूसरा आक्रमण तुर्कों का। ठीक है, तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्कों में दो व्यक्तियों का आक्रमण होता है। पहले व्यक्ति का क्या नाम था? गजनबी। क्या नाम था? गजनबी, महमूद गजनबी। दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? गौरी। तो गजनबी जो है तो भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? 17 बार। कितने बार? 17 बार। और गौरी जो है तो कितने बार आक्रमण करता है? 5 बार। कितने बार? 5 बार। ठीक है, जो गौरी होता है ना, वो कितने बार आक्रमण करता है? 5 बार आक्रमण करता है। और पहला जो आक्रमण करता है वो कब करता है? तो वो करता है तराइन के प्रथम युद्ध में। कब करता है? 1191 में। किसके किसके बीच युद्ध होता है? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। इसमें क्या होता है? पहले तराइन के युद्ध में गौरी जो है तो हार जाता है। दूसरा युद्ध होता है 1192, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। और इस युद्ध में क्या होता है? जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है वो क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, और गौरी क्या होता है? जीत जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरा वो कौन सा युद्ध करता है? जो चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध, चंदावर का। जयचंद्र को क्या करता है? मार देता है। ठीक है, जयचंद्र को, यहाँ का राजा था जयचंद्र, और इसको मार देता है। ठीक है, और इसके बाद दो युद्ध और हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि जब गौरी चला जा, मतलब कि गौरी क्या हो रहा है, जो गौरी है आपका, क्या हो रहा है? इसका डिक्लाइन, मतलब ये यहाँ से चला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फिर आगे जाकर इसकी मौत भी हो जाती है ना, और इसकी बात नहीं करेगी। फिर आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो गौरी के गुलाम थे, है ना, गौरी के गुलाम हुआ करते थे, जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, तो इसके कई सारे गुलाम हुआ करते थे। उस समय गुलाम रखा करते थे साथ में। ठीक है, तो उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, गुलाम वंश की, है ना, गुलाम वंश। फिर जो दिल्ली सल्तनत है उसका मतलब उसकी जो है तो आगे जाकर गुलाम वंश होता है। फिर गुलाम वंश के खिलजी आते हैं, खिलजी के बाद तुगलक आते हैं, फिर सैयद लोधी आते हैं। इनके बाद, लोधी के बाद क्या होता है? लोधी के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर काबुल से आया हुआ व्यक्ति इब्राहिम लोधी को हरा देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और जब पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसमें बाबर हरा देता है। और हराने के बाद यहाँ पे कौन सा सल्तनत की स्थापना होता है? मुगल सल्तनत, जिसका नाम होता है मुगल सल्तनत। ठीक है, तो मुगल सल्तनत की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बीच में हुमायूं को दो पार्ट में है, क्योंकि शेरशाह सूरी आ जाता है। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद आपका जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और इसी बीच जब 1526 में क्या हो रहा है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है। ठीक है, 1526 में क्या हो रहा है? 1526 में क्या हो रहा है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है। तो उसी समय क्या हो रहा है? उसी समय आप देख रहे हैं 1498 में, 1498 में क्या हो रहा है? 1498 में जो एक तरह से कहा जाए कि जो यूरोपीय कंपनी है, या यूरोप विदेशी लोग हैं, उनका भारत में आगमन हो रहा है, यूरोपीय कंपनी का। जिसमें से सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। ठीक है, पुर्तगाली। फिर कौन आते हैं? डच आते हैं, पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, है ना। तो इस प्रकार करके क्या हो रहा है कि अलग अलग कंपनियां आती हैं, पुर्तगाली, डच, और फिर अंग्रेज आते हैं, या ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडन आते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने कंपनी को पढ़ना है? पहले तो आपको पुर्तगाली पढ़ लेना है। ठीक है, पुर्तगाली पढ़ लेना है। इसमें से कौन कौन सा आपको पढ़ना है ये देख लीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ पुर्तगाली पढ़ लेना है, डच पढ़ना है, ब्रिटिश पढ़ना है, फ्रांसीसी पढ़ना है, और ये दो नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ तक रिवीजन हुआ। इसके बाद पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये लोग आखिर भारत आए क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो हमने देखा कि जो आपका इधर स्थल मार्ग था, आपको याद है सिकंदर महान, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था कि नहीं किया था? औरंगजेब के अरे कह रहे हैं कि जो हमारा उस समय क्या मगध साम्राज्य में जो महापद्मनंद नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद याद है? तो धनानंद के समय आक्रमण किया था। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होता है, उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, याद है? फिर हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो क्या कर रहे थे? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, तो याद होगा कि जो सेल्यूकस निकेटर है उसको हराते हैं, उसकी बेटी से विवाह करते हैं, है ना, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। तो वही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्थल मार्ग से आक्रमण किए थे। लेकिन हुआ ये कि 1400 क्या हो रहा है 53 में, ये जो यहाँ पे टर्की है, टर्की में जो एक टर्की में इस्तांबुल एक जगह है ना, इस्तांबुल जिसे आज वर्तमान में कहते हैं, यहाँ से लोग आया करते थे, ऐसे भारत आया करते थे, इंडिया आया करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि
क्या हुआ 53 में यहाँ पे जो बिजेंटाइनी साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है। कौन हरा देते हैं? यहाँ पे ऑटोमन्स हरा देते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो वो क्या है? मुस्लिम थे। और यहाँ पे यूरोप के लोग क्या थे? एक तरह से क्या थे? ये लोग ईसाई थे। तो आप लोग ये जानते हैं ना, धर्म को लेकर भी विवाद हुआ करता था पहले। तो इसीलिए ये कहे कि हम नहीं जाने देंगे ईसाई को, भारत नहीं जाने देंगे, मतलब अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे, और इसीलिए रोका गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी, उनको मसाले की जरूरत थी, गर्म मसाले की जरूरत थी, और इसीलिए वो अतिरिक्त मार्ग खोजते हैं। तो यूरोप में 2 कंट्री पावरफुल हुआ करती थी, पहला स्पेन, दूसरा पुर्तगाली। तो ये दोनों देशों को बोला गया कि आप भारत की खोज करिए, और इसीलिए स्पेन में कोलंबस ने क्या किया? 1492 में जो है तो क्या कर देता है? अमेरिका के रास्ते की खोज करता है ना। और फिर आगे जाकर आपके वास्को डिगामा आते हैं। 1498 में ये कालीकट पहुंचते हैं, जब मोरे ने उनकी सहायता करता है, मतलब उनकी स्वागत करता है। अब्दुल मसीह की सहायता से ये भारत पहुंचते हैं। कौन? वास्को डिगामा। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक तरह से समुद्री मार्ग खोजते हैं। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा या कहें तो पुर्तगाली जो है तो क्या है? भारत आने वाले पहले कंपनी थी, यह पहली विदेशी कंपनी थी, जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र मार्ग से भारत आए थे, है ना। तो ये आपका एक तरह से चैप्टर है। इतना आज हम कंप्लीट किए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।